हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी 12th क्लास, जिसके हम लोग 13 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लीज़ सीरियल वाइज वीडियो ज़रूर देखिए और जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए। पहले अपनी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करिए, देन न्यूमेरिकल पार्ट आप लोग सॉल्व करिए और जो भी डेरिवेशन होते हैं उनको रटने की बजाय हैंड से उनको एक दो बार आप लोग निकालिए। डायग्राम्स वगैरह के सबको आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। यानी कि ये हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है, एटॉमिक फिजिक्स उसका पार्ट है। और ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे तो ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो, तो आपके लिए बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा और आपको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये आपने सुना होगा। अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, तो वो हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। और रदरफोर्ड ही नहीं, हम परमाणु के बारे में जो जो मॉडल दिए गए थे उनके बारे में ब्रीफ में यहाँ स्टडी करेंगे। ओके चलिए, सबसे पहले तो रदरफोर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे बोर मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल पढ़ेंगे। फिर बोर मॉडल पढ़ने के बाद में हम लोग हाइड्रोजन के लिए किस तरह का रेखीय स्पेक्ट्रम मिला उसकी व्याख्या करेंगे। वो आप लोगों को याद हो तो वो 5 श्रेणियाँ मिलती है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फून, इन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ से और यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा बनता है। यहाँ से जो फॉर्मूले निकलेंगे वो आपको अच्छे से याद तो होनी ही चाहिए, प्लस उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से यूज़ करना भी आना चाहिए कि किसके लिए लाइमन होगी, किस चीज़ के लिए बामर होगी। इस तरह से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाइड्रोजन जो होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, हम लोग यहाँ पे रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे, तो वहाँ से भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है। ओके बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे आयनन और उत्तेजन विभव के बारे में कि आयनन और उत्तेजन विभव क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बोर मॉडल था इसकी क्या कमियां रह गई थी, यानी कि जो बोर मॉडल दिया गया था उसकी जो कमियां रह गई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। चलिए पहले हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं आप लोगों को अगर बता रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरह से टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत हम यहीं से ही करते हैं ना। तो परमाणु क्या होता है, कोई भी जो द्रव्य होता है उसका अविभाजित कण को हम परमाणु कहते हैं, इतना हमें पता है। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में केमिस्ट्री की तरह स्टडी नहीं करेंगे, हमारे फिजिक्स में जितना इंक्लूड है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। ओके, तो द्रव्य का अविभाजित जो कण होता है वो हमारा परमाणु यानी कि एटम कहलाता है। परमाणु की आंतरिक जो संरचना है कि परमाणु किस तरह बना हुआ है, कैसा नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए, ठीक है। किसी में कुछ कमियां रह गई जो आगे जाके सुधरी, फिर किसी में कुछ कमियां रह गई जो आगे जाके सुधरी। तो जो बहुत सारे जो मत दिए गए उनमें बहुत सारे मतों में ये 5 मत हैं। पहले डाल्टन आए, ठीक है, डाल्टन के बाद में थॉमसन आए, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद बोर आए, फिर बोर में जो कमियां रहेगी उनको सोमरफील्ड ने किया। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। सोमरफील्ड के बारे में हम यह स्टडी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे ओनली बोर और रदरफोर्ड। थॉमसन और डाल्टन के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ जान लेंगे, बाकी हम डिटेल में इनको यहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं। ओके बच्चों, चलिए तो जानते कि हमारे डाल्टन जो थे उन्होंने क्या परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने ये बोला कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं कणों को हम, या जो ये अविभाजित जो कण होते हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं परमाणु। ये डाल्टन ने बताया कि जो भी द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो कण होते हैं ये अविभाजित होते हैं। तो इन्हीं अविभाजित कणों को, अविभाजित का मतलब तो समझते हो ना कि इनको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, इन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। एक ही तत्व, उन्होंने कहा कि अगर आपको एक ही तत्व ले रहे हो तो उसके जो
परमाणु होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे और अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण असमान होते हैं। अगर आप एक ही तत्व यूज कर रहे हो तो उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। अगर आप अलग अलग तत्व ले रहे हो तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण असमान होंगे। ये हमारे किसने बताया? डाल्टन सर ने। चलिए इतना ही हम जानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल की। वैसे एक थॉमसन भी है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, आप लोगों ने वैसे पढ़ लिया ये केमिस्ट्री में कि उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया था। या फिर ऐसे मान लो कि एक जो तरबूज होता है, तरबूज देखा है ना आप सबने, वाटरमेलन, उसमें देखो बहुत सारे बीज नजर आते हैं और एक रेड पार्ट सा होता है ना, कि जैसे ये तरबूज है तो ये बीज आपको नजर आएंगे ब्लैक से, और फिर बाकी का जो पार्ट होता है वो रेड होता है। तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि जिस तरह तरबूज में बीज जो होता है ना वो तो हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, कि जैसे हमारे परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन और हमारा जो भी होता है वो इस तरह से फैला रहता है कि हमारे जो बीज होते हैं ना वो तो हमारे नेगेटिव पार्ट को शो करते हैं और बाकी का जो पार्ट बच गया ना वो हमारे पॉजिटिव पार्ट को शो करता है। इस तरह से थॉमसन ने बताया। या फिर एक प्लम पुडिंग एक मिठाई का नाम है, उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने यही मॉडल दिया। ठीक है, फिर उस मॉडल में बहुत सारी कमियां रह गई थी जिसको फिर रदरफोर्ड आए, फिर इन्होंने कुछ और बताया। तो हम डिटेल से किसको पढ़ने वाले हैं? रदरफोर्ड मॉडल को। ओके, चलिए अब देखो रदरफोर्ड मॉडल क्या था, आप लोग पढ़ चुके हो कि इन्होंने अल्फा कणों की एक बौछार करवाई थी जिससे इनको नाभिक के बारे में पता चला था कि हाँ परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं कोई नाभिक विद्यमान है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल देने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली स्वर्ण पट्टिका ले ली, एक पतली स्वर्ण पन्नी ले ली, सोने की एक पन्नी ले ली जो बहुत पतली थी। ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने अल्फा कण, अल्फा जो कण होते हैं, अल्फा कणों को आप ऐसे लिखते हो, अभी हम जानेंगे कि अल्फा कण होते क्या है, 2He4 इस तरह से लिखते हैं। ये जब हमारा वीडियो एंड होगा तब हम वहां जानेंगे कि अल्फा कण क्या होते हैं। तो इन्होंने एक पतली स्वर्ण पट्टी ले ली और इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई। ठीक है, अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा कण थे ना, अधिकांश अल्फा कण तो बिना विक्षेपित हुए निकल गए, कुछ 90 डिग्री के एंगल पर, कुछ मतलब अधिक कोण पर, कुछ न्यून कोण के ऊपर विक्षेपित हुए। और इन्होंने देखा कि एक या दो कण ऐसे थे जो वापस लौट के आ गए, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित हुए, जहां से टकराए और वापस लौट के आए। एक या दो कण ही ऐसे प्राप्त हुए जो वापस लौट के आ गए, बाकी अधिकांश जो थे वो तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ न्यून कोणों पर विक्षेपित हुए, कुछ अधिक कोणों पर विक्षेपित हुए, और जो लौट के आए वो कण बहुत कम थे, उनको एक या दो कण मिले ऐसे। तो इसी से इन्होंने बताया कि यहाँ बीच में कोई ना कोई नाभिक है। तो इस तरह से यहाँ से नाभिक की खोज शुरू हुई। तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। कैसा है परमाणु का अधिकांश भाग? खोखला है। ओके, इससे यहाँ से ये पता चला कि परमाणु का ज्यादातर भाग हमारा खोखला होता है। और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से इन्होंने अल्फा कणों की इसके ऊपर बौछार करवाई। यहाँ पर कोई सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ था, ZNS का पर्दा और सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ था। फिर क्या बताया, कुछ अल्फा कण थे जो न्यून कोणों के ऊपर विक्षेपित हो गए, कुछ थे वो अधिक कोण के ऊपर विक्षेपित हो गए, और लगभग 20,000 इतने सारे कण थे, लगभग 20,000 में से केवल एक या दो कण इनको ऐसे मिले जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर पुनः उसी पथ पर लौट आए। मतलब इतने सारे अल्फा कणों में से सिर्फ इनको एक या दो कण ही ऐसे प्राप्त हुए जो 180 डिग्री के ऊपर गए और वापस जैसे गए ना तो वापस इसी के ऊपर लौट के आ गए। यानी कि लौट के आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण हुआ होगा तभी तो लौट के आए हैं। ठीक है भाई, अल्फा कण हमारे जो है वो यहाँ से प्रतिकर्षित हुए होंगे किसी न किसी चीज, तभी तो वापस लौट के आए हैं। तो 20,000 में से एक या दो अल्फा कण ही ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित होकर पुनः उसी दिशा में लौट के आ गए। जैसे देखो ये डायग्राम है, ये अल्फा कण है, ये हमारा इस तरह से। तो यहाँ से देखो कुछ निकल गए, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ न्यून कोणों पे, कुछ अधिक कोणों पे विक्षेपित हो गए, और देखो ये एक या दो कण ही ऐसे थे जो 180 डिग्री के ऊपर लौट के आ गए। ओके, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि ये सब तो है हमारे परमाणु, और ये थे हमारे आपतित अल्फा कण, और ये बीच में कोई ना कोई यहाँ पे नाभिक होगा जिससे ये टकराए होंगे और वापस लौट के आए होंगे। ओके बच्चों, चलिए अब देखो प्रकीर्णन कोण किसे कहते हैं, कि कुछ जो अल्फा जो कण होते हैं वो प्रकीर्णित हुए ना, तो प्रकीर्णन कोण किसे कहते हैं? अल्फा कण जिन कोणों के ऊपर विक्षेपित होते हैं, अल्फा जो कण है वो जिन एंगल्स के ऊपर विक्षेपित होते हैं उन्हें ही हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी कोण को हम प्रकीर्णन कोण और इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते
हैं। ओके, चलिए रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो उसके केंद्र पर छोटे से भाग में संग्रहित होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि कोई भी परमाणु है उसका जितना भी धनावेश है वो उसके केंद्र के ऊपर एक छोटे से भाग के ऊपर संग्रहित होना चाहिए। इस वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट दिया। इस छोटे से भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया इस छोटे से भाग को उन्होंने? नाभिक। ओके, साथ ही रदरफोर्ड ने यह भी सिद्ध किया कि अधिक कोण पर प्रकीर्णन तभी संभव है जब प्रकीर्णित करने वाले परमाणु में धनात्मक आवेश बहुत सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित हो। मतलब अभी हमने देखा ना कि कुछ न्यून कोणों के ऊपर विक्षेपित हो गए, कुछ अधिक कोणों के ऊपर विक्षेपित हो गए, तो उन्होंने इससे भी ये चीज बताई कि अधिक कोणों के ऊपर कि हमारे जो परमाणु हमारा जो भी थे अधिक कोणों के ऊपर प्रकीर्णित तभी संभव होगा जब प्रकीर्णन करने वाले जो भी परमाणु हैं उनमें धनात्मक जो आवेश है वो बहुत सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित हो। मतलब कुल मिला के रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी। ठीक है, नाभिक के बारे में रदरफोर्ड से ही हमें पता चला था। ओके, चलिए अब जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया हम उसके निष्कर्ष की बात करते हैं। वैसे निष्कर्ष वही है जो अभी हमने पढ़े हैं, कुछ नए तो नहीं है, और ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना। बिल्कुल वही चीज़ है, ऐसा मत सोचना कि केमिस्ट्री में जो पढ़ा और फिजिक्स में जो पढ़ रहा है अलग है, नहीं, ये सेम एज इट इज़ है। अब देखो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो परमाणु का समस्त धनावेश तथा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जितना भी धनावेश होता है वो इसके एक केंद्र के ऊपर उपस्थित होता है, उस केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। भाई हमने धनावेश के बारे में तो कह दिया कि वो नाभिक के ऊपर उपस्थित है, फिर इलेक्ट्रॉन का क्या? भाई हमें पता तो है ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ से इन्होंने वृत्ताकार कक्षाएं बताई ना। फिर आगे जाके हमको पता चला कि कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। लेकिन यहाँ तक तो हमें यही पता था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कि ये तो रहा मेरा नाभिक और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता है। इन्होंने ये बताया। फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है ये समान संख्या में होता है। इन्होंने ये कहा कि नाभिक में उपस्थित जो भी प्रोटॉन है वो और वृत्ताकार कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये समान संख्या में होता है। इसकी वजह से हमारा परमाणु उदासीन होता है। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो गई तो एक तरह से विद्युत रूप से उदासीन ही तो हुआ। तो इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु में पूर्णतः स्थायी होता है। मतलब परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, ये तो इन्होंने बताया था ना, वो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी तो कुछ तो सीधे निकल गए थे, जिससे इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। फिर बताया कि नाभिक, अब इन्होंने जो नाभिक के बारे में बताया ना तो इन्होंने इसकी त्रिज्या के बारे में भी बताया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। आपको ये ध्यान भी रखना है कि नाभिक जो होती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक जो होता है वो एक आकर्षण बल लगाता है। इन्होंने ये भी बताया कि वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना तो नाभिक जो होता है वो इसके ऊपर, तो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक एक आकर्षण बल लगाता है। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार, बिल्कुल लगातार का है, सतत रूप से अपनी ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन्होंने ये चीज़ भी बताई और फिर यही चीज़ इनकी कमी भी बन गई थी। अभी हम देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां रह गई थी। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है वो सतत रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग सुबह उठते हो, फुल एनर्जी में रहते हो, अच्छा खाते हो पीते हो, फिर पूरे दिन काम करते हो तो शाम होते होते आप थक नहीं जाते हो? थकने का मतलब क्या हुआ कि आपकी एनर्जी लॉस हुई, यही तो हुआ। तो बताओ यहाँ से ये चीज़ नहीं है कि नाभिक लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो ये भी तो कभी थकेगा। ठीक है, और थकता थकता एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए कि इस नाभिक में गिर जाए, ऐसा होना चाहिए ना। भाई इन्होंने ये कहा कि ये जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो सतत रूप से अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो भाई इसकी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो एक कंडीशन
कभी ना कभी एक कंडीशन तो ऐसी आनी चाहिए ना कि ये अपनी एनर्जी को लॉस करते करते इस नाभिक में ही गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, तो यही इनकी कमी भी बन गई थी। ओके बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड जो मॉडल है उसकी क्या कमियां रह गई थी। तो वो यही कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है वो लगातार चक्कर लगाते लगाते थक जाना चाहिए और थकते थकते इस नाभिक के अंदर आके गिर जाना चाहिए। ओके, तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में भी इनकी कमी रह गई थी। वो कैसे? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है और सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो मैक्सवेल, जिनके बारे में हम हमारे 17 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां हम मैक्सवेल के बारे में पढ़ेंगे, तो मैक्सवेल विद्युत गति सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में निरंतर कमी होनी चाहिए। भाई होनी चाहिए ना, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जन कर रहा है तो कमी तो होनी ही चाहिए ना, और उसका वृत्तीय पथ कम होते होते अंत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक में ही गिर जाना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। अगर परमाणु स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरेगा। तो बताओ ये इनकी कमी थी या नहीं थी ना। चलिए, तो पहली कमी ये हो गई कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में इन्होंने जो बताया वो इनकी एक कमी थी। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी क्या थी? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, कि जो हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी व्याख्या के संबंध में भी इनकी कुछ कमी रह गई थी। वो क्या? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए निरंतर अपनी ऊर्जा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। जिसके अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी ऊर्जा को उत्सर्जन कर रहा है तो हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? सतत, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो वो हमें कंटिन्यूअस ना प्राप्त होकर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कैसा? रेखाओं के रूप में इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। हमें कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। जबकि रदरफोर्ड के अनुसार तो हमारा स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बताओ ये भी इनकी कमी हुई नहीं हुई? हुई ना। तो रेखीय स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा हम नहीं समझा सकते हैं, तो ये भी इनकी कमी ही हुई। चलिए, इसके अतिरिक्त यह जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विपाटित होने की घटनाएं, कि कैसे विद्युत क्षेत्र में रेखाएं विपाटित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में हो रही है, इन सब घटनाओं के बारे में हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था वो नहीं समझा सकता था। तो ये सब इसकी क्या थी बच्चों? कमियां थी। तो आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया? कुछ भी नहीं था। इन्होंने एक स्वर्ण पट्टी ली, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार से इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा कण थे वो तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इट मीन्स हमारे परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अधिक कोणों पे, कुछ न्यून कोणों पे विक्षेपित हुए, और 20,000 में से 1 या 2 कण ऐसे ही थे जो 180 डिग्री के कोण के ऊपर गए और वापस आ गए। तो इससे इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो भी धनावेश होता है वो इसके सेंटर में विद्यमान होता है। इसी सेंटर को इन्होंने नाभिक कहा, और उसी से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और सतत रूप से अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, जो इसकी कमी के रूप में साबित हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो ये धीरे 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 इसका वृत्तीय पथ कम होना चाहिए, और कम होते होते एक दिन तो इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु स्थायी होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हाइड्रोजन का मतलब जो रेखीय स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहा है वो रदरफोर्ड के अनुसार कंटिन्यूअस होना चाहिए था। भाई सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था। लेकिन हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारी जो आगे की वीडियोस होगी उसमें हम पढ़ेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। वो भी रदरफोर्ड की कमी थी। साथ ही इन्होंने जो रेखीय स्पेक्ट्रम में जो भी रेखीय स्पेक्ट्रम जो रेखाएं हमें प्राप्त हुई उनके बारे में, या फिर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में रेखाओं के विपाटित होने के बारे में, इन सब के बारे में रदरफोर्ड हमारे नहीं समझा पाए। तो ये सब इनकी कमियां थी। ओके बच्चों, चलिए, तो इजी टॉपिक था, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया भी नहीं था। अब जानते हैं हम अल्फा कण के बारे में। भाई इन्होंने जो अल्फा कण की बौछार करवाई ना, तो आखिर अल्फा कण होते क्या है? वैसे ये चीज़ आप लोग केमिस्ट्री में भली बातें पढ़ चुके हो ना। अल्फा कण जो होता है वो 2He4 होता है, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो अल्फा जो कण होता है वो द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। ये हीलियम परमाणु ही तो है He। ठीक है, जिसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, वो हमारे हाइड्रोजन के द्रव्यमान का तो 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 4 गुना। और आवेश कितना होता है इसके ऊपर? और आवेश होता है 2E। ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्फा कण। अल्फा जो कण होता है वो रेडियो एक्टिव नाभिकों,
जैसे पोलियम, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि से स्वतः उत्सर्जित होता है। ये सब हम पढ़ेंगे। हम लोग यूरेनियम विखंडन वगैरह जब पढ़ेंगे ना हमारे 15 चैप्टर में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है अल्फा जो कण होता है वो इन सब परमाणुओं से स्वतः ही उत्सर्जित होता है। ओके बच्चों, तो ये होता है हमारा अल्फा कण। तो इसी के साथ ही बच्चों आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हमने आज सिर्फ और सिर्फ नाभिक और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है वो है हमारा बोर मॉडल। थोड़ा लेंदी है लेकिन वो भी आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो वो भी आपको बिल्कुल टिपिकल नहीं लगने वाला। उसका जो डेरिवेशन है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।